हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज़ विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने 5000 प्लस जी के क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 5 लेकर आया हूं। इससे पहले मैं 4 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं। इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये कई बार अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ये क्वेश्चंस पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, स्पोर्ट्स और बाकी जीएस के जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड होते हैं और ये क्वेश्चंस काफ़ी कंपटीशन एग्जाम जैसे कि एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवेज, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, सीडीएस, एनडीए और बाकी सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, द यूएन डिक्लेयर्ड 2010 एज विच इंटरनेशनल ईयर। पूछा गया है जो यूनाइटेड नेशंस है उसने 2010 को कौन सा साल डिक्लेयर किया था। आंसर होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स का एक कम्युनिटी होती है। और 2020 का जो ईयर है उसको यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ घोषित किया है और 2019 को इन्होंने किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेज घोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विच टिश्यू टेक्स पार्ट इन हीलिंग द वाउंड्स। पूछा गया ऐसा कौन सा टिश्यू है जो हमारे वाउंड्स होते हैं, हमें चोट वगैरह लगती है, उसकी हीलिंग, उसको सही करने में जो लाभदायक होते हैं, जिसमें उसका यूज होता है। आंसर होगा एपिथेलियम टिश्यू। जो एपिथेलियम उत्तक होता है उसका इसमें यूज होता है और ये एक आउटर सरफेस होती है ऑर्गेन्स की। जो ऑर्गेन्स हमारी आउटर जो स्किन होती है वो एपिथेलियम उत्तक से बना होती है और इसमें एग्जाम्पल है इसका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है स्किन की आउटर लेयर को बोलते हैं। और जो हीलिंग होती है हमारी वाउंड्स की, अलग अलग जो हमें चोट वगैरह लगती है उसकी जो ठीक होती है, उसकी अलग अलग स्टेप्स की प्रोसेस है। सबसे पहले जो ब्लड की क्लोटिंग होती है, वो खून जमता है और इसको जमाता है एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। और सेकंड जो स्टेप है उसमें कनेक्टिव टिश्यू बनता है। और थर्ड जो लास्ट स्टेप है उसमें मैच्योरेशन बोलते हैं, जिसमें जो टिश्यू है वो मैच्योर होता है और स्किन की लेयर बन जाती है वाउंड के स्थान पे। नेक्स्ट, विच इज़ द हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूछा गया जो हमारा संविधान है उसके अंडर में सबसे जो हाईएस्ट और फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1937 में बनी थी। इससे पहले इसका नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था और सुप्रीम कोर्ट इसका नाम 1950 में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो संख्या है वो 34 है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जिसमें एक जो सीजीआई होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 दूसरे जजेज होते हैं। करंट में ये स्ट्रेंथ 32 है, यानी अब तक 32 स्ट्रेंथ कंप्लीट है। और जो करंट में सीजीआई है उनका नाम है शरद अरविंद बोबडे और जो सबसे पहले सीजीआई थे सुप्रीम कोर्ट के उनका नाम एचजे कानिया। और जो मैंडेटरी रिटायरमेंट एज होती है जज की वो 65 ईयर्स होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द फोल्ड माउंटेन। जो हमारी फोल्ड टाइप की माउंटेन्स होती हैं, पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, उनमें मेन एक्टिविटी क्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा अर्थक्वेक्स। वहाँ पे अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं, भूकंप आते हैं। देखिए जो फोल्ड माउंटेन्स होती है उनकी जो बनने की प्रक्रिया है वो दो प्लेट्स, अलग अलग जो दो प्लेट्स हैं एक दूसरे की तरफ जब पड़ती है, जब बढ़ती हैं वो एक दूसरे की तरफ, तो उनके मिलने से ये माउंटेन्स बनती है। ये प्लेट्स अलग दो दो या तो कॉन्टिनेंट्स की प्लेट हो सकती है या फिर एक कोई कॉन्टिनेंट की प्लेट या फिर एक ओशियन प्लेट, ये आपस में मिलती हैं। एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स के, जैसे एशिया में हिमालय की माउंटेन्स हैं, यूरोप में अल्प्स की पर्वत श्रेणियाँ हैं और जो साउथ अमेरिका में एंडीज की माउंटेन्स हैं और नॉर्थ अफ्रीका में रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज की है और जो रसिया में है वो यूराल की पर्वत श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट, हु वाज द अफगान रूलर ऑफ द इंडिया हुज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज इमुलेटेड बाय द ब्रिटिश। इमुलेट होता है नकल करना, उसकी तरह से कॉपी करना उसकी। पूछा गया ऐसा कौन सा अफगान रूलर हुआ है इंडिया में जिसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको ब्रिटिश लोगों ने कॉपी किया था। सही आंसर होगा शेरशाह।
जो शेरशाह सूरी है उनका जन्म 1486 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1545 में हुई थी। वो जो इंडिया का सूरी एम्पायर है, सूरी साम्राज्य है, उसके फाउंडर थे। उनकी कैपिटल सासाराम बिहार में थी और उन्होंने रुपया नाम की करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। उन्होंने 1538 में जो मुगल साम्राज्य था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था, वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो पानी की टेम्पररी हार्डनेस होती है वो किस चीज़ के कारण होती है? सही आंसर होगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जो कार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उनके कारण ये टेम्पररी हार्डनेस होती है और इसको रिमूव किया जाता है वाटर को बॉयल करके। जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की वो होती है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं, और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट, रेगाटा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स इवेंट। पूछा गया जो टर्म है एक रेगाटा नाम की, वो कौन से खेल से संबंधित है? आंसर होगा रोइंग। रोइंग होता है जो बोट की रेस होती है। और ये वर्ड रेगाटा है जो एक वेनेटियन इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कंटेस्ट। कंटेस्ट मीन्स कंपटीशन, मुकाबला किसी चीज़ का। और इसमें बोट रेस या फिर एक सीरीज ऑफ बोट रेसेज को डिस्क्राइब किया जाता है। जो इंडिया है, जो रोविंग का गेम है, उसमें इंडिया ने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में, जो कि बजरंग लाल ठाकुर ने 2010 में जीता था। और लेकिन ओलंपिक्स में अब तक इंडिया ने इस गेम में कोई मेडल नहीं जीता है। कुछ स्पोर्ट्स, जो ये स्पोर्ट्स है रोइंग का, इससे रिलेटेड कुछ प्लेयर्स के नाम हैं इंडिया के: दत्तू बबन भोकानल और स्वर्ण सिंह विर्क, बजरंग लाल ठाकुर, कसम खान और इंद्रपाल सिंह। नेक्स्ट, रुपी वाज डिवैल्यूड बाई व्हाट परसेंट इन जुलाई 1991। पूछा गया जुलाई 1991 में रुपी है जो इंडिया का जो रुपी है करेंसी, उसको कितने परसेंट डिवैल्यू किया गया, कम किया गया? आंसर होगा 20%। जो डिवैल्यूएशन होता है इसका मीनिंग होता है जो कोई भी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी जो रिडक्शन करना उसकी एक्सटर्नल वैल्यू में। लेकिन इंटरनल वैल्यू जो है, इंडिया जैसे कोई कंट्री है उस देश में इसकी इंटरनल वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी। और इस केस में डिवैल्यूएशन में जो एक्सपोर्ट होगा वो काफ़ी चीपर हो जाएगा और इम्पोर्ट है जो वो काफ़ी कॉस्टलियर हो जाएगा। नेक्स्ट, What is the term for the drainage pattern developed on folded sedimentary rocks? जो folded sedimentary टाइप की rocks होती हैं उनमें जो ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होता है उसका नाम पूछा गया। तो आंसर होगा ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ये पैटर्न होता है जो वैली होती है, घाटी होती है, उसमें एक स्ट्रीम कर देता है, ये पैदा कर देता है। और ये काफ़ी लेस रेजिस्टेंट स्ट्राइक्स की फॉर्मेशन होती है इससे। और दीज बेड्स आर यूजुअली स्टीपली डिपिंग, काफ़ी स्टीप होती हैं ये बेड्स, जो वैली का ये एरिया होता है। और इसमें जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं इसकी अलग अलग, वो एक दूसरे के राइट एंगल पे होती हैं और एक वाटर गैप फॉर्म करती हैं वो, और इससे काफ़ी हार्ड फॉर्मेशन की स्थापना होती है, काफ़ी एक हार्ड फॉर्मेशन बनती है। नेक्स्ट, हुज टॉम्ब इज बीबी का मकबरा। पूछा गया है जो बीबी का मकबरा है किसकी टॉम्ब है वो? आंसर होगा औरंगजेब्स वाइफ, औरंगजेब की वाइफ की टॉम्ब है। और ये टॉम्ब औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और ये 1660 में मुगल जो साम्राज्य के जो सम्राट थे औरंगजेब उस टाइम पे, उनके द्वारा बनाई गई। किसकी मेमोरी में? ये उनकी जो पहली और प्रमुख वाइफ थी जिनका नाम दिलरास बानो बेगम था, उनकी मेमोरी में ये बनवाई गई। और ये ताजमहल की जैसी एक टॉम्ब है और इसको दक्कन का ताज भी कहा जाता है। और ये डिजाइन की गई थी अता-उल्लाह के द्वारा। और ये अता-उल्लाह उस्ताद अहमद लाहौरी जिन्होंने ताजमहल को डिजाइन किया था, उनके बेटे हैं। नेक्स्ट, विच एनर्जी डू नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। पूछा गया ऐसी कौन सी एनर्जी की फॉर्म है जो पोल्यूशन नहीं करती है, जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं पैदा करती? आंसर होगा सन्स एनर्जी, जो सूर्य की एनर्जी है। इसमें क्या होता है, सन की एनर्जी को कैप्चर किया जाता है अलग अलग डिवाइसेज के द्वारा और इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। सन पे जो एनर्जी पैदा होती है वो हाइड्रोजन एटम्स का फ्यूजन होता है जो कि हीलियम बनाते हैं, और उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द मद्रास स्टेट रीनेम्ड तमिलनाडु। पूछा गया जो मद्रास स्टेट था पहले उसको तमिलनाडु नाम कब दिया गया? आंसर होगा 1969 में। देखिए 26 जनवरी 1950 को मद्रास स्टेट बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा।
और 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसके द्वारा इसकी बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज किया गया। वो किया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी लैंग्वेजेस के बेस पे। और बाद में फिर 14 जनवरी 1969 को इसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया और ये किया गया CN अन्नादुरई के द्वारा, जो उस समय CM थे वहाँ के। What is the suitable unit for expressing electric field strength? पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक सुटेबल यूनिट कौन सी होती है। आंसर होगा न्यूटन पर कूलम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो किसी भी फील्ड में फोर्स पर यूनिट चार्ज को नापती है। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ अर्थ काजेज डिफ्लेक्शन ऑफ वाइंड बाय विच फोर्स। जो अर्थ रोटेट करती है उससे वाइंड की डिफ्लेक्शन होती है, ये कौन से फोर्स के द्वारा होती है। आंसर होगा कोरलियस फोर्स। जो ये फोर्स होता है इसका नाम कोरलियस फोर्स होता है। और ये होता है जैसे अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, जो वाइंड होती है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होती है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। और जो ये कोरियोलिस इफेक्ट है ये इक्वेटर के पास में बिल्कुल ज़ीरो होता है और जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स की तरफ बढ़ते हैं और पोल्स की तरफ बढ़ते हैं अलग अलग लैटिट्यूड्स पे, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और पोल्स पे ये मैक्सिमम हो जाती है इसकी कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू। नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज ए मराठा कॉन्फेडरेसी अगेंस्ट द इंग्लिश लीडिंग टू द थर्ड एंग्लो मराठा वार। पूछा गया है किन्होंने मराठा की जो कॉन्फेडरेसी होता है एक अलायंस, एक संधि होना, वो किन्होंने बनाई थी जो तीसरे एंग्लो मराठा वार के में इंग्लिश लोगों के विरुद्ध। आंसर होगा इसका द पेशवा बाजीराव टू। इन्होंने ये कॉन्फेडरेसी बनाई थी। जो थर्ड वार है मराठा वार वो 1817 से 1818 के बीच चला और ये एक फाइनल वार था और एक डिसीजन मेकिंग वार था इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाज के बीच। इसमें मराठाओं की हार होती है जो कि जिसको पेशवा बाजीराव टू लीड कर रहे थे, उनकी हार हो जाती है। नेक्स्ट, विच वुमेन हैज बिकम दी हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर इन एन इनिंग्स इन टेस्ट। पूछा गया है टेस्ट मैच में, जो क्रिकेट के टेस्ट मैच होते हैं उनमें ऐसी कौन सी वुमेन है जो सबसे हाईएस्ट स्कोरर है अलग से अपनी। आंसर होगा किरण बलोच, जो कि पाकिस्तान टीम की एक प्लेयर है। उन्होंने 242 रन्स बनाए वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 2003-04 में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन दैट कंट्रोल्स ए फुटबॉल मैच। जो एक फुटबॉल मैच के अंदर जो कंट्रोल करता है मैच को, उस पर्सन का नाम पूछा गया। आंसर होगा ए रेफरी। जो रेफरी होता है वो फुटबॉल मैच में कंट्रोल करता है और ये रेफरी होता है जो उसके 2 असिस्टेंट रेफरी होते हैं जो उसको एडवाइज करते हैं अलग अलग कंट्रोल्स में, मतलब अलग अलग डिसीजंस में उसको वो एडवाइस देते हैं। और इंडिया के जो फुटबॉल टीम के कैप्टन है उनका नाम सुनील छेत्री है। नेक्स्ट, विच एयर पोल्यूटेंट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। पूछा गया है जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको कौन सा एयर पोल्यूटेंट है, जो एयर में मौजूद जो पोल्यूटेंट है वो अफेक्ट करता है। आंसर होगा लेड। जो लेड होता है एयर में वो एक पॉइजनस मटेरियल होता है और वो हमारे नर्व सिस्टम को डैमेज कर देता है और ये मसल्स को भी वीक करता है और जो सेंस ऑफ टच है, हमारी टचिंग की सेंसेज है, उनको भी उनमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। एक्चुअली होता क्या है इसमें, जो माइलिन इंसुलेशन होता है लेड की वजह से, उससे जो हमारे एक्सॉन्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम की जो वायर्स टाइप होते हैं वो हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इससे ये हमारा जो मैसेज ट्रांसमिट करता है नर्वस सिस्टम उसको प्रिवेंट कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट, विच इज़ द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ वेट एंड ड्राई ट्रॉपिक्स। पूछा गया वेट एंड ड्राई ट्रॉपिक्स जो क्लाइमेट होता है उसका मेन करेक्टरिस्टिक क्या है, मेन गुण क्या है। आंसर होगा कांस्टेंट हीटिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट होती है इस क्लाइमेट में। जो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है वो 5 डिग्री से 20 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच होता है और यहाँ पे काफ़ी कम रेनफॉल होती है और जो मोस्टली रेनफॉल होती है वो एक सिंगल सीजन में होती है और बाकी जो ईयर का पार्ट बचता है वो बिल्कुल ड्राई होता है। और इसमें इस ड्राई सीजन को कुछ जो 1-2 वृक्ष हैं, 1-2 प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो ही सहन कर पाते हैं और मेन जो यहाँ के प्लांट होते हैं वो ग्रासीज होते हैं, घास ही यहाँ पे ज़्यादातर होती है। और ये क्लाइमेट इक्वेटर के पास में जैसे कि अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडिया इन एरियाज में मिलता है। नेक्स्ट,
बाई होम वाज दी शुद्धि मूवमेंट स्टार्टेड। शुद्धि मूवमेंट जो शुद्धि आंदोलन है वो किनके द्वारा स्टार्ट किया गया? आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ, उनकी मृत्यु 1883 में हुई और उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। और उनकी एक काफ़ी फेमस बुक है जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। और ये जो आंदोलन मूवमेंट उन्होंने शुरू किया, ये उन्होंने हिंदू लोगों के लिए शुरू किया था। जो हिंदू लोग इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो चुके थे, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए उन्होंने ये आंदोलन मूवमेंट शुरू किया था। ओके, तो यहाँ पे हमारे आज के 20 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और ये हमने जो पार्ट 5 था ये कंप्लीट कर लिया। इससे पहले भी मैं 4 वीडियोज़ इस सीरीज से रिलेटेड ले चुका हूँ, वो भी आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो और इसमें जो हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस की वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।